भगत सिंह, यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच भी है जो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने की ताकत देती है। अपने आसपास के इन नौजवानों के चेहरों को देखिए, क्या इनमें आपको भगत सिंह की झलक नहीं दिखती? तो फिर हमें कोई भगत सिंह क्यों नहीं मिलता? भगत सिंह को जिंदा देखने का गौरव तो खैर मुझे मिला नहीं, लेकिन अनगिनत बार उनकी कहानी को रंगमंच पर उतार कर उन्हें जानने का संतोष तो मिला ही मिला। मैं अपने आप को उन दो पीढ़ियों के बीच एक सूत्रधार के रूप में देखता हूं। यानी एक पीढ़ी वो जिसने सरदार भगत सिंह को जिंदा देखा था, और दूसरी वो जो उन्हें आज भी तलाश कर रही है। तो हमारी आज की इस भगत सिंह की कहानी में हम इन दोनों भगत सिंह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक वो जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, और दूसरे वो जिन्हें हम आज अपने आसपास, अपने बीच आज भी तलाश कर रहे हैं। जलियांवाला बाग की उस घटना ने उस बालक के अंदर क्रांति की आग जला दी थी। उसे इस बात का एहसास था कि जिस रास्ते पर वो चल निकला है, उस रास्ते पर एक बहुत लंबी जिंदगी जीने की मोहलत उसे नहीं मिल पाएगी। मंजिल की तलाश में निकले सरदार भगत सिंह की इसी दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात हुई। ये बात 1924 की है। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो एचआरए में? जिस वजह से आप लोग हैं, अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। लड़ तो पिछले 100 सालों से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में गलती रह गई। ओह, और उस गलती को ठीक करने तुम आए हो? क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। बड़ी तकलीफ होती है मरने में, पर खुदार आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना मैं जानता हूं, उतना ही आप भी। हिसाब बराबर। बाकी जहां तक सवाल आजादी का है, तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को आजादी की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि ये आजादी हमें कैसे मिलती है, और अगर ये आजादी हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आने वाले 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर चढ़ कर नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। स्वागत है। एचआरए जिंदाबाद! 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 भगत सिंह क्रांतिकारियों की उस जमात में शामिल हो चुके थे जो क्रांति के बलबूते पर देश की आजादी का एक नया अध्याय लिखने निकले थे। वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे जिसकी धमक अंग्रेजी हुकूमत अंदर तक महसूस कर सके, और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली। उसमें था सरकारी खजाना। गाड़ी में सवार हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। I want to see CID sleuths in each and every street of Kanpur. What? What? दत्त साहब, सब खत्म हो गया।
सब खत्म हो गया। पूरी एचआरए पकड़ी गई, पंडित जी और मुकद्दी लाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। फिरोज शाह कोटला का एक किला इस बात का गवाह है। यहीं पर 1928 में सरदार भगत सिंह ने HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। तो फिर यह तय रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा उसका वहां वहां कड़ा विरोध किया जाएगा और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक। साइमन वापस जाओ। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। कमीशन का विरोध कर रहे बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस प्रमुख स्कॉट ने डंडे बरसाने का आदेश दिया। इसके एक महीने के अंदर 19 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। इतिहास के नायक भगत सिंह जहां क्रांति का झंडा बुलंद कर रहे थे, वहीं हम आजाद भारत में अपने बीच भगत सिंह तलाश रहे थे। 1974 में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार क्रांति का बिगुल बजा। इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि छात्रों और युवाओं की इस क्रांति की कमान आजादी के एक बुजुर्ग सिपाही जयप्रकाश नारायण ने थाम रखी थी। यानी देश की नई पीढ़ी अपने बीच कोई भगत सिंह नहीं ढूंढ सकी जो उसे नेतृत्व दे सके। खैर, जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन को अंजाम तक तो पहुंचा दिया। इसके 15 साल बाद देश में मंडल कमीशन के विरोध में छात्रों ने आंदोलन किया। इस बार तो उनके पास जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे। आंदोलन का क्या हश्र हुआ, यह सबको पता है। आजाद हिंदुस्तान में भगत सिंह की तलाश जारी है। साइमन कमीशन से मंडल कमीशन तक कुछ भी तो नहीं बदला। लाहौर में लाला लाजपत राय उस समय की हुकूमत से लड़ रहे थे। लाल किले के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण भी अपने समय की सरकार से लड़ रहे थे। काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स की हत्या तक क्रांतिकारियों ने कई दुस्साहस भरे काम किए, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। क्रांति की गूंज पूरे देश तक नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर एक दिन बहरे अंग्रेजी शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्लान क्रांतिकारियों ने तय कर दिया। तय हुआ कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाएगा। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक भगत सिंह इस ऑपरेशन को अंजाम देने वालों में से नहीं थे। फिर तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह भी असेंबली में बम फेंकने जाएंगे। इस पूरे प्लान का मकसद था अपनी बात अंग्रेजी हुकूमत और दुनिया तक पहुंचाना। क्रांतिकारियों की उस जमात में भगत सिंह ही वो व्यक्ति थे जिनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर ही एक जैसी पकड़ थी। लिहाजा
इस काम के लिए वो बेहतर पसंद थे। असेंबली में बम फेंककर भगत सिंह और उनके साथी अपने मकसद में कामयाब रहे। इस बम की गूंज ने ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा दी। लेकिन एक शख्स जिसको क्रांतिकारियों का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो थे महात्मा गांधी। आजादी की उस महाभारत के गांधी कृष्ण थे और कर्ण की भूमिका में थे सरदार भगत सिंह। और कर्ण महाभारत के वो किरदार थे जो सिर्फ अपने बलबूते पर युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदलने का मादा रखता था। हम सबके अंदर भी एक भगत सिंह जिंदा है, बस उसके रूप अनेक हैं। सहज सरल भगत सिंह, पढ़ाकू भगत सिंह, शांत भगत सिंह, हंसोड़ भगत सिंह और मर मर के अमर होते चले जाते भगत सिंह। मनोज जी ने जो फिल्म बनाई थी, मनोज कुमार जी ने शहीद, वो मैंने देखी थी। तो उस फिल्म का इतना बड़ा इम्पैक्ट था मुझ पर। आई मीन इनका जो भगत सिंह जी की कुर्बानी का जो उनका किरदार था, किस तरह से वो इस देश के लिए लड़े, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए बहुत तमन्ना थी कि इस फिल्म को मैं आज की जनरेशन को, आज की जो हमारी पीढ़ी है, उसको कैसे बताया जाए कि इन लोगों को याद करो, इनको भूलो मत। 1.5 साल पहले अगर आप ये सवाल पूछते कि भगत सिंह कौन है, तो मैंने जो भी हिस्ट्री क्लास में पढ़ा था मैं आपको समझा देता कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, मृत्यु यहाँ हुई थी और बीच में इन्होंने ये किया था और ऐसी बातें बोली थी और सबको जगाने की कोशिश की थी। लेकिन 1 साल रंग दे बसंती पे काम करने के बाद मैं शायद यही लफ्ज़ दोहराऊं आपको, लेकिन मैं उन लफ्ज़ों को समझ के, उनका जो मतलब है उन्हें समझ के मैं आपको बता सकूंगा कि भगत सिंह का जन्म यहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु वहाँ हुई थी और इस जन्म और मृत्यु के बीच में उन्होंने बहुत कुछ किया। गोरों से तो आज़ादी मिल जाएगी, फिर हमें अपनों का गुलाम होना पड़ेगा, जो आज की तारीख में सिद्ध हो रहा है कि वो इतने दूरदर्शी थे, ऐसे थिंकर थे। और ये लड़के दे वर नॉट जस्ट ट्रिगर हैप्पी गन वील्डिंग कॉबॉयज़। अगर आप देखें ये थिंकर्स थे। भगत सिंह न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, अब्दुल्ला खान और बिस्मिल पोइट्स थे और इनकी भावनाएं बड़ी, इनकी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। और क्रांति के उस महानायक की जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी आ गया। 23 साल की जिस उम्र में युवा जिंदगी का मकसद ढूंढते हैं, उस उम्र में वो अपने मकसद को अंजाम देकर दुनिया को आखिरी विदा करने की तैयारी कर रहा था। और आखिरकार वो तारीख भी आ गई, 23 मार्च 1900। हमें आज फिर से किसी मां से आरज़ू करनी होगी कि वो भगत सिंह पैदा करे। कोई ऐसा पिता ढूंढना होगा जो बेटे के उपनयन संस्कार पर उसे देश के लिए आहूत करने का संकल्प ले। सुखदेव और राजगुरु जैसे दोस्त ढूंढने होंगे जिन्होंने मौत के दरवाजे तक जिंदगी का सफर साथ साथ तय किया। ये कठिन आजमाइश है, शायद इसीलिए 75 साल बाद भी हमारी तलाश पूरी नहीं हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.